हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ग्रीक देश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश, डिलीट न करें ईवीएम का डेटा। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के सत्यापन के लिए नीति बनाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुनवाई जारी रहने तक ईवीएम से किसी भी प्रकार का डेटा डिलीट न करने और कोई भी नया डेटा अपलोड न करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आयोग से ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को लेकर प्रतिक्रिया की जानकारी भी मांगी है। बता दें कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के साथ हरियाणा कांग्रेस के नेता सर्व मित्तर और करण सिंह बदलाल ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके ईवीएम के घटकों की मूल जली हुई मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए नई नीति बनाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन एडीआर और मित्तर की याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से चुनाव के बाद ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को लेकर प्रतिक्रिया की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग बताए कि इस मुद्दे पर किस मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन किया गया। ऐसे में आयोग फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा डिलीट न करे और न ही कोई नया डेटा उसमें अपलोड करे। बड़े बैंकों ने क्रेडिट कार्ड नियमों में किया बदलाव, यूजर्स पर पड़ेगा ये असर। क्रेडिट कार्ड के नियमों और शुल्कों में बड़े बैंकों ने हाल ही में बदलाव किए हैं। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और यस बैंक ने नए शुल्क और रिवॉर्ड पॉइंट के नियम बदले हैं। कुछ लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क लगाए गए हैं और रिवॉर्ड की शर्तें सख्त की गई हैं। एचडीएफसी बैंक ने 50,000 रुपए से अधिक के उपयोगिता बिलों पर 1% शुल्क जोड़ा है, जबकि एसबीआई कार्ड ने किराया और सरकारी भुगतान पर रिवॉर्ड बंद कर दिए हैं। बता दें कि बैंक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड में कटौती कर रहे हैं क्योंकि किराए, शिक्षा शुल्क और बिल भुगतान जैसी कैटेगरी में कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इससे बैंकों के लिए पहले जैसे उदार रिवॉर्ड बनाए रखना मुश्किल हो गया है और कुछ लोग चुनिंदा खर्चों पर अधिकतम रिवॉर्ड कमाने के लिए सिस्टम की खामियों का फायदा उठा रहे थे। इसलिए बैंक सख्त नियम बना रहे हैं और इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम बैंकों के लिए फायदेमंद बना रहे। बता दें कि ऐसे कार्ड धारक जो कि यात्रा, खरीदारी और कैशबैक पसंद करते हैं, उन्हें अब अपने क्रेडिट कार्ड के फायदे दोबारा देखने की जरूरत होगी। कई प्रीमियम सुविधाओं जैसे कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए नए नियम बनाए गए हैं। बेहतर रिवॉर्ड पाने के लिए लोग अलग अलग खर्चों के लिए कई क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं और कुछ कार्ड अब तिमाही खर्च सीमा के आधार पर मुफ्त लाउंज एक्सेस देते हैं, जिससे कार्ड धारकों को नई रणनीति अपनानी होगी। भारत में वेतन और नौकरियों में बढ़ोतरी, 2025 में इतनी हो सकती है वृद्धि। खबर है कि भारत में इस साल भी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की उम्मीद है। माइकल पेज 2025 सैलरी गाइड के मुताबिक आमतौर पर वेतन में 6 से 15% की बढ़ोतरी होगी और जबकि प्रमोशन मिलने पर यह 20 से 30% तक जा सकती है। कुछ बड़ी नेतृत्व वाली नौकरियों और उभरते हुए क्षेत्रों में वेतन 40% तक बढ़ सकता है। टेक, वित्तीय सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियों की मांग बढ़ती रहेगी। कंपनियां सिर्फ अच्छी सैलरी ही नहीं बल्कि अन्य लाभ भी दे रही है। बता दें कि भारत में विदेशी निवेश भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि नई नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। कई नए प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत में अपने संचालन शुरू कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ज्यादा नौकरियां निकल रही हैं। खास तौर पर टेक्नोलॉजी, वित्तीय सेवाओं, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले साल नफरत बढ़ाने वाले भाषणों में हुई 74% की बढ़ोतरी। बता दें कि भारत में पिछले साल नफरत फैलाने वाले भाषणों में 74% की वृद्धि देखने को मिली है। इन भाषणों में मुख्य रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। इन भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा के शीर्ष नेताओं की ओर से की गई घृणास्पद टिप्पणियां भी शामिल हैं।
वॉशिंगटन स्थित शोध समूह इंडिया हेट लैब की ओर से नफरती भाषणों को लेकर जारी रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर दिए गए नफरती भाषणों की संख्या साल 2024 में 1165 तक पहुंच गई, जबकि साल 2023 में ये संख्या 668 ही थी। ऐसे में देश में नफरती भाषणों की संख्या में 74% का इजाफा देखने को मिला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन नफरती भाषणों में से लगभग 98% मुसलमानों और ईसाइयों को लक्षित करते हैं और इससे इन समुदाय के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2024 में नफरत फैलाने वाले भाषण सत्तारूढ़ भाजपा और व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की वैचारिक महत्वाकांक्षाओं के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। पिछले साल लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी पर आलोचक लंबे समय से धार्मिक तनाव को बढ़ावा देने तथा मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाते आ रहे हैं। आरोप है कि भाजपा धर्मनिरपेक्ष देश को बदलना चाहती है। पेरिस शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी बोले, एआई का सबसे बड़ा खतरा नौकरियों का नुकसान। बता दें कि यहाँ फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में भविष्य की चिंताओं को लेकर दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने समझाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई किस तरह से इंसानों के दैनिक जीवन में अपनी भूमिका निभा रहा है और उन्होंने इसको लेकर पूर्वाग्रहों पर भी बात कही। बता दें कि उन्होंने कहा कि एआई से नौकरियों पर संकट की चिंता है, हालांकि एआई विभिन्न क्षेत्रों में जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एआई पहले से ही हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहाँ तक कि हमारे समाज को नया आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड है, लेकिन यह मानव इतिहास के अन्य तकनीकी मील के पत्थरों से बहुत अलग है। यह अभूतपूर्व पैमाने और गति से विकसित हो रहा है और पहले से कहीं अधिक तेजी से अपनाया और लागू किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि एआई ऐसी दुनिया बनाने में भी मदद कर सकता है जिसमें सतत विकास, लक्ष्यों की यात्रा आसान और तेज हो। मानव जाति के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभाव और उपयोगी होने के लिए इसे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई से निहित होना चाहिए। एआई का सबसे भयावह व्यवधान नौकरियों का नुकसान है, लेकिन इतिहास दिखाता है कि प्रौद्योगिकी के कारण काम गायब नहीं होता। नौकरियों की प्रकृति समय के साथ बदलती है और नई नौकरियां पैदा होती है। क्या पंजाब में अब बदल जाएगा मुख्यमंत्री? जान लीजिए बैठक के बाद क्या बोले भगवंत मान। खबर है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार के बाद कपूरथला हाउस में पंजाब के सभी 91 आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक ली। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया समेत बड़े आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे। बैठक के बाद भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बदले जाने का सवाल टाला और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रताप सिंह बाजवा के पंजाब में आम आदमी पार्टी के 30 विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने के दावे को खारिज कर दिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली चुनाव में योगदान के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी इकाई को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बुनियादी ढांचा और राज्य में टोल का बोझ कम करने की दिशा में काम कर रही है। हमें अपने काम में तेजी लानी होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वह पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ। हार जीत तो खेल का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट से लॉटरी वितरकों को मिली राहत, कहा केंद्र सरकार सेवा कर नहीं लगा सकती। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर गेमिंग और टोटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जैसी लॉटरी फर्मों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि लॉटरी वितरकों को लॉटरी आयोजित करने के लिए सेवा कर का भुगतान नहीं करना होगा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सिक्किम हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें लॉटरी के आयोजन, प्रचार जैसी गतिविधियों पर सेवा कर लगाने वाले 2010 के कानून को रद्द कर दिया गया था। दरअसल पीठ ने केंद्र की अपीलों को खारिज कर कहा कि लॉटरी सट्टेबाजी और जुआ के अंतर्गत आती है, जिस पर भारतीय संविधान के तहत केवल राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कोई एजेंसी न होने के कारण प्रतिवादी करदाताओं द्वारा सिक्किम सरकार को एजेंट के रूप में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, इसलिए लॉटरी टिकट खरीदने वालों और सिक्किम सरकार के बीच हुए लेन देन पर सेवा कर नहीं लगाया जा सकता। एआई होगा हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा बदलाव, पेरिस समिट में बोले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। बता दें कि गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ सुंदर पिचाई ने पेरिस में हो रहे एआई एक्शन समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि एआई हमारे समय का सबसे बड़ा बदलाव है और ये इंटरनेट से भी ज्यादा लोगों को सूचना तक पहुंचने में मदद करेगा।
पिचाई ने बताया कि एआई ने कंप्यूटिंग और मोबाइल टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ दिया है और अभी हम एआई युग के शुरुआती दिनों में हैं। पिचाई ने गूगल के नए एआई मॉडल जेमिनी 2.0 के बारे में बताया, जो कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो और कोड को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। उन्होंने कहा कि एआई अब दस्तावेजों को ऑडियो में बदलने और वैज्ञानिक शोध में मदद करने में सक्षम है। उन्होंने अल्फा फोल्ड प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया, जिसने कैंसर रिसर्च और वैक्सीन विकास में बड़ी मदद की। पिचाई ने यह भी बताया कि एआई की लागत तेजी से घट रही है। पिचाई ने एआई के फायदों के साथ साथ इसके खतरों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एआई का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सख्त नियम और नैतिक दिशा निर्देश जरूरी है। उन्होंने सरकारों से एआई शिक्षा और रिसर्च में निवेश बढ़ाने की अपील की ताकि इसका सही दिशा में उपयोग हो। हालांकि गूगल ने हाल ही में अपनी नीति बदली है और अब वह एआई तकनीक के सैन्य और निगरानी कार्यों में इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाएगी। डीप सीक को लेकर सरकार अलर्ट, यूजर्स के लिए एडवाइजरी कर सकती है जारी। भारत सरकार जल्द ही एक चेतावनी जारी कर सकती है, जिसमें चीनी कंपनी डीप सीक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल से जुड़े हुए डेटा चोरी और साइबर जासूसी के संभावित खतरों के बारे में बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सर्ट इन ने इस टूल की जाँच की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह टूल यूजर की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। वहीं सरकार इसे सुरक्षित नहीं मानती है और इसके उपयोग पर जल्द ही एडवाइजरी जारी कर सकती है। जांच में ये बात भी सामने आया है कि ये डीपसीक 3 तरह से डेटा इकट्ठा करती है, जिसमें यूजर के इनपुट, डिवाइस इन्फो और अन्य सोर्स डेटा शामिल है, जिससे यूजर्स की गोपनीयता को गंभीर खतरा हो सकता है। एक अधिकारी के मुताबिक ये टूल गलत जानकारी फैलाकर लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है। वहीं भारत सरकार को चिंता है कि चीन भारतीय यूजर्स के डेटा को कैसे और कहां स्टोर कर रहा है, इस पर कोई स्पष्ट जवाबदेही नहीं है। वहीं डीपसीक पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी सतर्क है। इटली, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी संघीय एजेंसियों ने इसे आधिकारिक उपकरणों पर इस्तेमाल करने से रोक दिया है। भारत के वित्त मंत्रालय ने भी इस सरकारी कंप्यूटरों पर एआई टूल्स के उपयोग को लेकर पहले ही से ही चेतावनी जारी की थी। वहीं सरकार का मानना है कि ऐसे टूल सरकारी और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए इस पर सख्त नजर रखी जा रही है। एसीबी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप के मामले में अरविंद केजरीवाल पर कर सकती है कार्रवाई। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास का आरोप लगाने के संबंध में केजरीवाल, मुकेश अहलावत और सांसद संजय सिंह समेत अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। अगर एसीबी कोई कदम उठाती है तो इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं की परेशानी बढ़ जाएगी। दरअसल इस मामले में एसीबी ने 11 फरवरी को केजरीवाल को नोटिस भेजकर आरोपों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था। नोटिस में लिखा था कि आम आदमी पार्टी के उन 16 विधायकों का ब्यौरा उपलब्ध करवाएं जिन्हें रिश्वत के प्रस्ताव से संबंधित फोन आए हैं। रिश्वत के प्रस्ताव के साथ उपर्युक्त विधायकों से संपर्क करने वाले फोन नंबरों या व्यक्तियों की भी जानकारी साझा करें। हालांकि केजरीवाल और अन्य नेता इस नोटिस का अब तक जवाब देने में विफल रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने 10 फरवरी को एक्स पर लिखा था कि कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी यानी भाजपा की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे, हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को अंतिम चेतावनी, कहा बंधकों को रिहा करो वरना फिर युद्ध छिड़ेगा। बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शनिवार तक सभी बंधक रिहा नहीं होते तो युद्ध विराम समाप्त कर फिर युद्ध शुरू होगा। उन्होंने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि जहां तक मेरा सवाल है कि अगर शनिवार रात 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं लौटाया जाता है तो मुझे लगता है कि यह उचित समय है। मैं कहूंगा कि इसे युद्ध विराम समझौता रद्द कर दिया जाए और नरक शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं कहूंगा कि उन्हें शनिवार को 12 बजे तक वापस भेज देना चाहिए, सभी को थोड़े थोड़े करके नहीं, 2, 1, 3, 4 और 2 के हिसाब से नहीं। शनिवार को 12 बजे तक वापस कर दिया जाना चाहिए। अगर वे वापस नहीं किए गए तो पूरी तबाही मच जाएगी। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि आपको हमास को पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
19 जनवरी को लागू 6 सप्ताह के गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास द्वारा शनिवार को फिलिस्तीनी कैदियों बंदियों के बदले और अधिक बंधकों को रिहा किया जाना था, लेकिन उसने आदान प्रदान स्थगित कर दिया। फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया और इसके बाद ट्रंप ने हस्तक्षेप करते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने अपने सहयोगी जॉर्डन और मिस्र को भी धमकी दी कि अगर वे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करते तो उनकी सहायता रोक दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कानून किया निरस्त, इसी में फंसा था अडानी समूह। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए देश में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1977 FCPA को निरस्त कर दिया है। ये वही कानून है जिसके तहत अमेरिका में अडानी समूह के खिलाफ जांच चल रही है। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को निर्देश दिया है कि वह व्यापार हासिल करने के लिए विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपी अमेरिकियनों पर मुकदमा चलाना बंद कर दें। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने आदेश में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को निर्देश दिया है कि वो 1977 के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत कार्यवाही को तब तक रोक दें जब तक वे संशोधित प्रवर्तन दिशा निर्देश जारी नहीं करते जो अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। आदेश में कहा गया है कि भविष्य की FCPA जांच और प्रवर्तन कार्रवाइयां इस नए मार्गदर्शन द्वारा नियंत्रित होंगी और उन्हें अटॉर्नी जनरल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अमेरिका में अडानी समूह के समर्थन में आए 6 सांसद अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा। खबर है कि अमेरिका में रिश्वतखोरी मामले में फंसे भारतीय अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी और अडानी समूह के समर्थन में 6 अमेरिकी सांसद आ गए हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी को पत्र लिखकर पूर्ववर्ती जो बाइडेन की सरकार द्वारा अडानी समूह के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई की जांच की मांग की गई है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि इस कार्रवाई से अमेरिका और भारत के संबंध खराब हुए हैं और अमेरिका को नुकसान पहुंचा है। दरअसल पत्र लिखने वालों में लैंस गुडन, पैट फैलन, माइकल हैरीडोपोलस, ब्रैंडन गील, विलियम आर टिमन्स और ब्रायन बाबिन शामिल हैं। संयुक्त पत्र में कहा गया है कि अडानी समूह के खिलाफ जांच का कोई भी आधार नहीं है और यह जांच संदेह में है और इसके आदेश विदेशी ताकतों के प्रभाव में दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि जिन लोगों ने नौकरी दी और अरबों डॉलर का निवेश किया उनके खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई निवेशकों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान से रोकती है। दरअसल अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी समूह पर अमेरिका की बिजली कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध के लिए भारतीय अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। दावा है कि यह बात अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाई गई है और समूह को अनुबंध मिलने से करीब 16,000 करोड़ रुपए लाभ की उम्मीद थी। अमेरिकी कोर्ट ने अडानी और उनके भतीजे सागर समेत 8 को आरोपी बनाया है। वहीं आरोपों को समूह ने नकारा है। एलन मस्क ने 8,500 अरब रुपए में ओपन AI को खरीदने की जताई इच्छा। खबर है कि एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंपनी ओपन AI को खरीदने की इच्छा जताई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक XAI और कुछ निवेशकों ने ओपन AI के निवेशक मंडल को 97.4 अरब डॉलर यानी लगभग 8,500 अरब रुपए की पेशकश की है। वे ओपन AI के गैर लाभकारी संस्था को खरीदना चाहते हैं जो कि इसकी लाभकारी शाखा को नियंत्रित करती है। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने इस पर कहा कि वे लगभग 850 अरब रुपए में X को खरीद सकते हैं। दरअसल ओपन AI का ढांचा आम कंपनियों से अलग है जिससे इसे खरीदना मुश्किल हो सकता है। ये पूरी तरह से लाभ कमाने वाली कंपनी नहीं है, इसलिए इसके मालिक इसे सीधे नहीं बेच सकते। अगर यह एक पारंपरिक कंपनी होती तो यह सीधे बेची जा सकती थी। मस्क चाहते हैं कि ओपन AI पहले की तरह ओपन सोर्स और पारदर्शी बने। हालांकि इस बोली के सफल होने की उम्मीद कम है क्योंकि ओपन AI का नेतृत्व इसे बेचना नहीं चाहता है। मस्क की इस पेशकश पर ऑल्टमैन ने मजाक उड़ाया जिसे मस्क नाराज हो गए। उन्होंने ऑल्टमैन को धोखेबाज और घोटाला करने वाला कहा। मस्क पहले भी ओपन AI की आलोचना कर चुके हैं और चाहते हैं कि ये ज्यादा खुला और सुरक्षित हो। ओपन AI फिलहाल मस्क की इस पेशकश को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये विवाद दिखाता है कि AI के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव लगातार बढ़ रहा है। अडानी के बाद अब बजाज समूह भी स्वास्थ्य क्षेत्र में करेगा हजारों करोड़ों रुपए का निवेश। खबर है कि अडानी समूह के समान अब बजाज समूह भारत में अस्पतालों की एक नई श्रृंखला शुरू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश करेगा। यह निवेश चरणों में किया जाएगा जिससे किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की जा सकेंगी। ये फैसला भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की तेजी से बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि इस मामले पर बजाज समूह ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
बजाज का यह कदम भारत में बढ़ते हुए स्वास्थ्य सेवा बाजार के अनुरूप है। वहीं देश में संपत्ति और बीमा कवरेज बढ़ रहा है, जिससे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। भारत की सबसे बड़ी निजी अस्पताल श्रृंखला अपोलो हॉस्पिटल ने 2024 में 190 अरब रुपए का राजस्व कमाया। अन्य अस्पताल कंपनियों जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर के शेयरों में भी इस साल वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर नया अपडेट। ब्लैक लिस्ट डेयरी ने दूसरी कंपनियों के जरिए मिलावटी घी की आपूर्ति की। खबर है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलावटी लड्डू के मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल यानी SIT ने अपनी रिमांड रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस फर्म को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर ब्लैक लिस्ट में डाला गया था, उसने दूसरी कंपनियों के जरिए भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को मिलावटी घी की आपूर्ति की थी। रिपोर्ट को स्थानीय कोर्ट में दाखिल किया गया और रिपोर्ट में 4 आरोपियों के नाम भी शामिल हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड ने कथित तौर पर अपनी प्रॉक्सी कंपनी वैष्णवी डेयरी और आर डेयरी के जरिए घी की आपूर्ति की थी। भोले बाबा डेयरी ने 2019 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD को 291 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से घी आपूर्ति शुरू की थी। इसके बाद TTD ने कंपनी को 2022 में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। TTD अपने प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम के लिए 15,000 किलोग्राम घी का उपयोग करता है। रणबीर अलाहाबादिया की अमर्यादित टिप्पणी का मामला संसद तक पहुंचा। संसदीय समिति भेज सकती है समन। खबर है कि रोस्ट शो इंडियाज गॉट टैलेंट में की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणबीर अलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल असम और मुंबई में FIR दर्ज होने के बाद अब ये मामला संसद तक जा पहुंचा है। शिवसेना UBT की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अलाहाबादिया के माफी मांगने के बाद इस पूरे मामले को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संसदीय समिति में उठाने का निर्णय लिया है। प्रियंका ने कहा कि अपमानजनक भाषा स्वीकार्य नहीं है। बियर बाइसेप्स गाय के नाम से मशहूर अलाहाबादिया ने कॉमेडियन समय रैना द्वारा होस्ट किए गए इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में एक प्रतियोगी से अमर्यादित सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर हर दिन संबंध बनाते हुए देखना पसंद करेंगे या एक बार शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इस टिप्पणी की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसको लेकर अलाहाबादिया, रैना, अपूर्व मखीजा समेत अन्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि अलाहाबादिया सोशल मीडिया पर काफी चर्चित चेहरा है। उनके इंस्टाग्राम पर 45 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पर यहाँ 1.05 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। वो सोशल मीडिया पर कई चर्चित लोगों के साथ कॉमेडी से संबंधित पॉडकास्ट कर चुके हैं। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर उमड़ेगी भीड़। प्रयागराज में शाम 4 बजे से वाहनों पर पाबंदी। खबर है कि प्रयागराज के महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी के शाही स्नान को लेकर आवश्यक यातायात दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शहर में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं मंगलवार सुबह 4 बजे से पूरे मेला क्षेत्र और शाम के 5 बजे से पूरे प्रयागराज शहर में वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश में बताया गया है कि प्रयागराज में बाहर से आने वाले लोगों को संबंधित रूट पर पहले से सुनिश्चित पार्किंग में वाहन को खड़ा करना होगा और इस दौरान आकस्मिक और आवश्यक वाहनों को छूट रहेगी। ये आदेश 12 फरवरी को मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं के निकासी तक लागू रहेगा। इस दौरान कल्पवासियों के वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि प्रयागराज के महाकुंभ में अगर कोई व्यक्ति माघ महीने तक कल्पवास करता है तो उसे 1000 साल की तपस्या का फल मिलता है। इस दौरान सुख सुविधाओं का त्याग करना होता है। इस मान्यता के कारण हजारों श्रद्धालु प्रयागराज में दिसंबर से हैं और वे 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र संगम का स्नान कर अपना कल्पवास समाप्त करेंगे। माघ पूर्णिमा के बाद कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगभग कम हो जाएगी। महाकुंभ में कितने लोगों की गई जान? बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला। खबर है कि लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही सरकार से सवाल किया कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार डबल ब्लंडर कर रही है। अभी तक मृतकों का आंकड़ा नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कहा था कि महाकुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि 100 करोड़ लोगों के आने और श्रद्धालुओं के रहने का पूरा इंतजाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। अखिलेश यादव ने डिजिटल इंडिया को लेकर भी सरकार को घेरा और सवाल किया कि डिजिटल इंडिया कहां है। विभिन्न साइबर क्राइम का जिक्र करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया करते करते डिजिटल अरेस्ट। पूछा कि विकसित भारत की ये कैसी तस्वीर है।
संत कबीर नगर में 11 लोगों की आंखों की गई रोशनी। एसडीएम से बोले पीड़ित, हॉस्पिटल ने आंखें खराब कर दी। डॉक्टर ने कहा आरोप गलत। बता दें कि इस अस्पताल में 11 लोगों की आंखें खराब हो गई हैं। हम यहां खुद को दिखाने आए थे। हमसे बोला गया कि आपको मोतियाबिंद है। 2 दिन बाद ऑपरेशन कर दिया गया और मेरी पूरी आंख खराब हो गई। बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन 1-2 आदमी को हो जाएगा, 11-12 लोगों को इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा? हम सभी लोगों को इलाज का खर्चा दिया जाए। ये दर्द संत कबीर नगर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले लोगों का है। 4 लोगों ने एसडीएम से मिलकर लिखित में शिकायत दी है। उनका कहना है कि खलीलाबाद के अग्रवाल नेत्रालय में ऑपरेशन करवाया गया था। इसके बाद से साफ दिखना बंद हो गया। कई जगह दिखाने के बाद भी फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई है। एमपी के 35 प्राइवेट स्कूलों के टीचर हो गए सरकारी। शिक्षा विभाग के आदेश से वेतन प्रमोशन का फर्जीवाड़ा, रिकवरी के आदेश, लेकिन केस दर्ज नहीं। मध्य प्रदेश में सुर्खियों में रहने वाले स्कूल शिक्षा विभाग का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को साल 2002 में से सैलरी के साथ इन स्कूलों को विकास के लिए फंड भी दिया जा रहा है। आरोप है कि ऐसे 35 स्कूलों को फायदा मिल रहा है। खास बात यह है कि इस मामले को लेकर कई बार शिकायतें हो चुकी हैं। निवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी ने पिछले साल सरकारी सैलरी पाने वाले टीचरों से रिकवरी करने की सिफारिश की थी। ये जांच रिपोर्ट भोपाल के लोक शिक्षण संचालनालय को भेज दी गई है और विभाग ने वेतन रोककर रिकवरी की कार्रवाई शुरू की है, मगर कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया। ऐसे 4 प्राइवेट स्कूलों की पड़ताल की गई तो पाया गया कि इनके टीचरों को न केवल सैलरी मिल रही है, बल्कि वे प्रमोशन और बकाया सैलरी एरियर के रूप में भी सरकार से ले चुके हैं। चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान वृद्धि होगी, लेकिन उसके बाद गिरावट हो सकती है। वहीं उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। आज का सुविचार, वक्त कभी हमें अच्छा या बुरा नहीं बनाता, हम अपने वक्त को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।